Hello students, this is Dr. Vinod Kallamwar and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics। इस वीडियो के साथ हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। चैप्टर बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हमें दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन इज द एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। Second point, it is nothing but the classification of solids on the basis of energy band. दोनों conceptual points है। फर्स्ट पॉइंट जो भी है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो उसी को हम शुरुआत यहाँ पे करते हैं। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। ओके, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। सॉलिड में हम एनर्जी बैंड्स का वर्ड यूज करते हैं, जबकि जब एटम के बारे में डिस्कस करना है तब हम एटॉमिक एनर्जी लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी सिंपल एटम के बारे में जब डिस्कस करना है एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करते हैं। जब हम क्रिस्टल या सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं उस वक्त एनर्जी बैंड्स आते हैं। तो एनर्जी लेवल्स और एनर्जी बैंड्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यही हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है। ओके, सो फॉर दैट लेट अस इमेजिन दैट एटम। जब हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू नील बोहर, द एटम इज कंसिस्ट ऑफ, ओके, एट द सेंटर देयर इज वन न्यूक्लियस which is positively charged, whereas the electrons are revolving around this nucleus. Okay, so let us imagine that here we are considering the silicon atom. Simple silicon atom हम consider करते हैं। The atomic number of this silicon atom is 14. Okay, so according to इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? 8। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? 4। ओके, अब यहां पे देखिए, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सिलिकॉन एटम। उसका फर्स्ट ऑर्बिट जो भी बनेगा यहाँ पे, द फर्स्ट ऑर्बिट, सो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट में होना चाहिए। और थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? सो दैट इज इक्वल्स टू, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? 4। ओके, सो यहाँ पे देखिए, हम फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं यहाँ पे। ओके, सेकंड ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अकॉर्डिंग टू नील बोहर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट विच आर परमिटेड। ओके, सो परमिटेड ऑर्बिट कैसे, इसके बारे में हमने उस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे। ये है स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एटम न्यूट्रल में। ओके, अभी फिलहाल न्यूट्रल है। ओके, उसके आउटर ऑर्बिट जो भी है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे? 4। किसी भी एटम का जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसको हम कहेंगे वैलेंस ऑर्बिट। Okay, this outermost orbit, it is called as valence orbit. Okay, इस वैलेंस ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड एज वैलेंस ऑर्बिट, एंड उस वैलेंस ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे दे आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो these are the वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इन केस ऑफ सिलिकॉन एटम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 4। ओके, अब यहां पे देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, लेट अस इमेजिन दैट द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इट इज इक्वल्स टू E1। सो E1 इज द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट, हम कह सकते हैं। एक्चुअली वो ऑर्बिट का एनर्जी नहीं होता है, वो उस इलेक्ट्रॉन का होता है जिसमें वो ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ओके, सो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना होगा? E1। इस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी कितना होगा? E1। सो E1 इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग इन अ फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हम E2 रिप्रेजेंट करेंगे। यानी E2 इज द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, E2 इज द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना होगा? E2। ओके, उसी तरह जो भी वैलेंस ऑर्बिट यहाँ पे, उस वैलेंस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, लेट अस इमेजिन दैट द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट इज इक्वल्स टू E3। ओके, अब यहाँ पे
एनर्जी E1 ज़्यादा होगा कि E2 ज़्यादा होगा कि E3 ज़्यादा होगा? द आंसर इज दैट हियर E3 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू E2 एंड E1. तो इनमें जो भी हाईएस्ट जो भी एनर्जी है दैट इज नथिंग बट द E3. सो E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1. ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व हो रहे क्लोज टू द न्यूक्लियस, उनकी एनर्जी सबसे कम होता है. उसके बाद जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के दूर दूर जा रहे हैं, उस ऑर्बिट का रेडियस बढ़ रहा है, वैसे वैसे उस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ते जा रहा है. ओके, इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो गया. अब इतना याद रखना है हमेशा आपको, जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा दूर होगा, ओके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फिलहाल की कंडीशन में, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होना चाहिए और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होना चाहिए. ओके, अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होता है वो एक्चुअली नेगेटिव में होता है, वो नेगेटिव में होता है. जैसे कि अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के बारे में, हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. वो एक इलेक्ट्रॉन जब उसके फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तो उसकी एनर्जी होता है 11.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 11.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वही इलेक्ट्रॉन जब सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तो उसकी एनर्जी होता है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मैं हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहा हूँ. हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. वो इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी एनर्जी कितना होना चाहिए? इट इज इक्वल टू माइनस 11.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वही इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट में जा रहा है सेकंड ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी कितना है? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ये सोच रहे कि दोनों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगा, तो दोनों में से ये वैल्यू ज़्यादा है. जब इलेक्ट्रॉन वो सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि दोनों वैल्यूज ये निगेटिवली है. ओके, सो निगेटिव में है इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन. सो इन केस ऑफ दैट हाइड्रोजन एटम आल्सो E2 इज ग्रेटर देन E1. ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाता है, डिटैच होता है, मान के चलिए कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से डिटैच होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, अब इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन का इस एटम के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं है, ऐसा हम कंसिडर करके चलेंगे. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे. ओके, इट इज नॉट बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस, इट इज नॉट बॉन्डेड विद द एटम. दिस सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड एज एन फ्री इलेक्ट्रॉन. और फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना होता है? सो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, इट इज नॉट बॉन्डेड विथ एनी न्यूक्लियस और एनी एटम, इट इज टोटली फ्री. ओके, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निगेटिव में है इसका मतलब है दैट इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस. ओके, अब जैसे कि हमने डिस्कशन किया था यहाँ पे E3 इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग इन अ थर्ड ऑर्बिट. Okay, E2 is the energy of that electrons which are revolving in a second orbit. E1 is the energy of that electrons which are revolving in a first orbit. Okay, so E3 सबसे ज़्यादा होता है as compared to this one. ये उसका ऑर्डर होगा. Okay, अब यहाँ पे देखिए, अगर इन एनर्जीज को, इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज को अगर मुझे डायग्राम पे प्लॉट करना है, ओके, उसका डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम कैसे बना सकते हैं हम? यहाँ पे देखिएगा. सो डायग्राम इज लाइक दिस वन. ओके, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, अलॉन्ग वाई एक्सिस हम एनर्जी कंसिडर करके चलते हैं. ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंट द एनर्जी. ओके, अब ये जो भी है, ओके, सो फर्स्ट ऑर्बिट जो भी है, फर्स्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी रिप्रेजेंट करने के लिए, सो दिस इज नथिंग बट द E1. ओके, दिस वन इज नथिंग बट द E2, दिस वन इज नथिंग बट द E3. ओके, अब यहाँ पे एनर्जी लेवल्स, सो इन दो इलेक्ट्रॉन्स जो भी फर्स्ट ऑर्बिट में, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद दिस लाइन. ओके, सो इस एनर्जी की कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है क्या? यस, ब्रॉडली अगर देखते हो तो दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है फिलहाल की कंडीशन में, हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे. ओके, E2 इट इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग इन अ सेकंड ऑर्बिट. ओके, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं? टोटल 8 है. ओके, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, क्या 8 इलेक्ट्रॉन 8
सभी 8 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होगा क्या? द आंसर इज दैट यस, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होगा, क्योंकि वो कौन से ऑर्बिट में घूम रहे, कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे? सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे। ओके, उसी तरह ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिनको हमने कहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? E3 से, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस एनर्जी लेवल से। ओके, सो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। ओके, क्या ये चारों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है क्या? यस, कितना है एनर्जी? E3। ओके, सो ये जो भी रिप्रेजेंटेशन है डायग्रामेटिकली, सो दिस इज कॉल्ड एज एन एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एज एन एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, दिस इज कॉल्ड एन एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, सो यहां पे आपको दिख रहा होगा, सो दिस इन दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, इसलिए हमें एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एक डेफिनेट लाइन से। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम है, इसलिए उनको हम एक लाइन से दिखा रहे हैं यहाँ पे। E3 वैसा ही है। ओके, ये जो भी है एनर्जी लेवल डायग्राम, सो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है एक आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम मीन्स एक हमने एटम ऐसे ले लिया स्पेस में, उसके आजू बाजू में दूसरा एटम कोई भी नहीं है, ऐसा इमेजिन करके चलते हैं। टोटली आइसोलेटेड है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के बाहर के कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहे। ओके, तो ऐसे आइसोलेटेड एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम ये यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मान के चलिए कि हमने एक एटम की बजाय अगर हम 2 एटम कंसिडर करते हैं सिलिकॉन के ही, ओके, एक के बजाय अगर हम 2 एटम्स कंसिडर करते हैं सिलिकॉन के, लाइक दिस वन। सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट सिलिकॉन एटम, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट, दिस वन इज द थर्ड ऑर्बिट। ओके, ये थर्ड ऑर्बिट उसका। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पे 2 है। सेकंड ऑर्बिट में कितने हैं? 8 है, लाइक दिस वन। ओके, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 है। ओके, ये होगा पहला सिलिकॉन एटम। ओके, अब मुझे दूसरा सिलिकॉन एटम यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये है उसका न्यूक्लियस, ये है उसका न्यूक्लियस। ओके, सो उसका फर्स्ट ऑर्बिट ये हो गया, उसका सेकंड ऑर्बिट ये हो गया, उसका थर्ड ऑर्बिट ये हो गया। ओके, सो ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होना चाहिए? 2। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 8। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। ओके, सो देखिए ये सिलिकॉन एटम है, ये भी सिलिकॉन एटम है। अब ये जो भी मैं सिस्टम कंसिडर करने जा रहा हूँ, उस सिस्टम में 2 सिलिकॉन एटम है विच आर केप्ट फार अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक में से बहुत दूर है, ऐसा हम इमेजिन करके चलिए। ओके, अब हम जो भी सिस्टम इमेजिन कर रहे हैं, उस सिस्टम में टोटल कितने आइटम है? 2। ओके, उस सिस्टम का मुझे अगर एनर्जी लेवल डायग्राम निकालना है, सिस्टम कंसिडर करने से पहले, उसका एनर्जी लेवल डायग्राम निकालने से पहले हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों के दोनों सिलिकॉन एटम ये एक में से बहुत दूर है। ओके, एक में से बहुत दूर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा है, ऐसा हम सोच कर अज्यूम करके चल रहे हैं। इसके न्यूक्लियस की वजह से इसके न्यूक्लियस के ऊपर या इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। ओके, दे आर टोटली आइसोलेटेड ईच अदर, बट वी आर कंसिडरिंग देयर आर 2 एटम सिस्टम। ओके, अगर ऐसे सिस्टम को मुझे इस सिस्टम का एनर्जी लेवल डायग्राम रिप्रेजेंट करना है, तो पूरे सिस्टम में फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो ऑब्वियसली इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, ये सिलिकॉन एटम्स है दोनों, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगी उनकी एनर्जी सेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम निकालता हूँ पूरे सिस्टम की, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट एनर्जी लेवल के रहेंगे? 4। ओके, सेकंड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 + 8। क्या 16 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम है? द आंसर इज दैट यस, 16 के 16 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैसे है? सेम है, तो उनको हम सब एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं? 16 के, लेकिन यहाँ पे सिंगल लाइन से हम सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स 16 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी E2 इतना ही है।
ओके उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट में है, इसके आउटर मोस्ट में, ऐसे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, तो 8 की एनर्जी सेम रहेगा, यस आंसर इज दैट सेम, तो उसकी एनर्जी कितना रहेगा E3, एनर्जी कितना रहेगा E3। ओके अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये होगा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द सिस्टम। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये दोनों एटम को ये क्लोज ला मिलाना है, एक में के पास में लाना है। ओके अगर दो एटम, दो आइसोलेटेड एटम्स को अगर हम पास में लाते हैं, हम डिस्कशन किसका कर रहे हैं, हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि एनर्जी लेवल्स बैंड में कैसे कन्वर्ट होते हैं, उसका हमें डिस्कशन अभी करना है। ओके अभी तक हमने जो भी देखा है यहाँ पे, ये एनर्जी लेवल डायग्राम था 2 एटम सिस्टम का, जिसमें दोनों एटम्स सेपरेटेड है, आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके अब ऐसा इमेजिन करके चल रहा है कि दोनों एटम्स को हम पास मिला रहे हैं, जैसे सॉलिड में होता है। ओके सॉलिड में दो एटम में का बीच में का डिस्टेंस बहुत कम होता है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हम जिसके कहेंगे बहुत कम होता है, तो उस डिस्टेंस तक आप अगर इन दोनों एटम्स को पास में लाते हो तो उस वक्त क्या होता है, इसका न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है और इसके रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि निगेटिव चार्ज है, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। इसके निगेटिव चार्ज और इसके निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, इसके निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, इसके निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होगा। ओके इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका निगेटिव चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, when we bring these two atoms very close to each other at interatomic distance level, then at that time the interaction gets started, and due to that interaction हर इलेक्ट्रॉन की जो भी सराउंडिंग है वो डिफरेंट होता है। ओके जब आइसोलेटेड था तो हर इलेक्ट्रॉन की सराउंडिंग सेम था, जब हम इसको पास में ला रहे, ओके क्लोज में ला रहे, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हम इमेजिन करने वाले हैं जो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं, तो चारों इलेक्ट्रॉन की जो भी सराउंडिंग है वो अब थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। अब सराउंडिंग अगर चेंज हो रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, ओके अगर उनके सराउंडिंग थोड़े चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ ज़्यादा लग रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हो सकता है कि इनकी वजह से जब पास में रहा है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इफेक्ट कम हो रहा होगा, ऐसे यानी चारों इलेक्ट्रॉन के ऊपर एट ए टाइम जो भी इंट्रैक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होता है, सराउंडिंग सेम नहीं मिलता सबको। इसके कारण क्या हो रहा है, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन स्लाइटली चेंज हो रहा है। ओके स्लाइटली कैसे चेंज हो रहा है वो देखिए, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, अगर उसकी एनर्जी जब आइसोलेशन इसमें था, अगर उसकी एनर्जी हम कंसिडर करके चलते हैं 11.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जाम्पल के लिए, ओके तो ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की एनर्जी है 11.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जब दो एटम्स को हम पास में ला रहे हैं तब हर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक में से इंटरेक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, तो सभी का सराउंडिंग थोड़ा चेंज हो रहा है, किसी ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है, किसी के ऊपर कम फोर्स एक्ट हो रहा है। तो इन दिस केस व्हाट हैपन, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ा बहुत चेंज होगा। ओके उस केस में अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बात करता हूँ, हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगा 11.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा चेंज हुआ है, पहले 60 था अब 60 हो चुका है। ओके इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, पहले एनर्जी इतना था जब वो आइसोलेशन था, आइसोलेट करके रखा था उस वक्त। ओके अब जब हम क्लोज ला रहे तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो सकता है कि इट इज इक्वल टू 11.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके क्या दोनों इलेक्ट्रॉन्स भले ही एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं, क्या उन दोनों का एनर्जी सेम अब है क्या 100%? आंसर इज दैट नो, थोड़ा चेंज हो रहा है। ओके ये म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण हो रहा है। उसी तरह इस फर्स्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी हो सकता है कि इट इज इक्वल टू 11.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके अब इसकी एनर्जी हो सकता है कि 11.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके अब देखिए पूरे सिस्टम में जब हमने इसको क्लोज लाया था, दोनों एटम्स को एक में के क्लोज लाया था, तो उस वक्त पूरे सिस्टम में जो भी फर्स्ट ऑर्बिट हम कंसिडर कर रहे हैं, उस फर्स्ट ऑर्बिट में जो भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे फर्स्ट ऑर्बिट में जो भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या चारों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अब सेम रहेगा? द आंसर इज दैट नो। अगर आंसर नो है तो उनका एनर्जी रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि सभी की वैल्यू फिक्स नहीं होगा, सभी की वैल्यू डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पे 4 लाइन्स, ओके 4 क्लोजली स्पेस लाइन के से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा।
पहले सिर्फ एक लाइन था, एक लाइन एंड उसका डेफिनेट वैल्यू था, चारों का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम था। अब सभी की एनर्जी थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, तो चेंज हो गया तो यहाँ पे 4 लाइन्स आ गए। ओके, उसी तरह जब हम एनर्जी की बात करें उस इलेक्ट्रॉन की जो सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, ओके, तो सेकंड ऑर्बिट में पूरे सिस्टम में सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो इसके सेकंड ऑर्बिट में 8, इसके सेकंड ऑर्बिट में 8, टोटल सेकंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16। ओके, अब यहाँ पे सभी की एनर्जी थोड़ा बहुत चेंज होगा। अगर सभी की एनर्जी थोड़ा बहुत चेंज होता है तो ये जो भी एनर्जी है, सो इट गेट क्लोजली स्पेस, ऐसे कितने लाइन से यहाँ पे आएंगे? 16 लाइन आएंगे। ओके, विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ओके। इसी तरह जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, इनकी भी एनर्जी स्प्लिट होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हर एक को सराउंडिंग डिफरेंट मिल रहा है उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो भी हमें लाइंस मिलने वाले हैं, टोटल कितने लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे? 8। ओके, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि एनर्जी बैंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं कुछ लोकल एग्जांपल भी बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ऐसा टू एटॉमिक सिस्टम ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये होगा सिचुएशन। अब ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे होगा? ओके, जब 2 एटम्स हम पास में ला रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट हो रहा है, इसके न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसके इलेक्ट्रॉन इस एटम के और इस एटम का न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, या इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनमें क्या हो रहा है? इनमें ये हो रहा है कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसका हो रहा है? सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ओके, जितना इनर मोस्ट ऑर्बिट है, तो उस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। ओके, ऐसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा ब्रॉड ये मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो इनका स्प्लिटिंग कम होगा, तो उस बैंड की विड्थ कम होगा। अब देखिए, ये जो भी लाइन्स है, इस लाइन से ये बैंड बन रहा है। ओके, अब यहाँ पे और थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि जब कोई भी क्रिस्टल फॉर्म होता है, उस क्रिस्टल में मान के चलिए कि 1 मिलियन इतने एटम्स है। कितने एटम्स है? 1 मिलियन इतने एटम्स है। जब वो क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है तो एटम्स एक में के बहुत पास में आ रहा है, क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है तो ओके, तो हर एक एटम एक में के ऊपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सभी की एनर्जी थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए। यानी जब आइसोलेटेड एटम से लेके सभी आइसोलेटेड एटम्स को हम कंबाइन कर रहे हैं और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं, तो उस वक्त उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। अगर हम उस क्रिस्टल में 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करते हैं, 1 मिलियन एटम से वो क्रिस्टल बना हुआ कंसिडर करते हैं, तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पूरे क्रिस्टल में फर्स्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 मिलियंस। ओके, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? 8 मिलियंस। सिलिकॉन के थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? 4 मिलियंस। ओके, अब यहाँ पे हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ा बहुत चेंज है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे 1 मिलियन लाइंस ड्रॉ करते रह गए, ओके सॉरी, इसमें 8 मिलियन लाइंस ड्रॉ करते रह गए, सो यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे दिस बिकम अ बैंड। ओके, दिस बिकम अ बैंड। तो यहाँ पे इस तरीके से बैंड का फॉर्मेशन हो रहा है सॉलिड में। सिंपल सा कंसेप्ट है, जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो ड्यू टू द म्यूचुअल इंटरेक्शन द एनर्जी लेवल्स ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिट गेट शिफ्टेड। ओके, थोड़ा बहुत उनका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो चेंज होने के कारण यहाँ पे हमें बैंड मिल रहा है। Okay, so this is nothing but the discussion about the band. How the energy levels get converted into the band. Energy levels कब डिस्कस करेंगे? जब आइसोलेटेड एटम होगा तब। ओके, जब क्रिस्टल के बारे में डिस्कस करते हैं, सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उस वक्त यहाँ पे क्या बनना चाहिए? बैंड्स। ओके, अभी देखिए, ये जो भी है फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बैंड बना। ओके, सेकेंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बैंड बना। ओके, ये बैंड किसकी वजह से बना है?
ये बैंड जो भी है ये बना है उन इलेक्ट्रॉन्स से जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थे। ओके, उन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स को हमने नाम दिया। क्या नाम था उनका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये बैंड बना है, दैट्स व्हाई दिस बैंड इट इज कॉल्ड एज एन वैलेंस बैंड। ओके, तो इस बैंड को हम क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड। सो ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। तो इनर मोस्ट में जितने भी बैंड्स फॉर्म हो रहे हैं तो उनका विड्थ बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। ओके, ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है म्यूचुअल इंटरेक्शन का, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा अफेक्ट यहाँ पे होगा वैलेंस बैंड में। ओके, सो वैलेंस बैंड इज दैट बैंड विच कंसिस्ट ऑफ एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये किससे बना हुआ है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। ओके, सो यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया वैलेंस बैंड। ओके, जैसे कि हमने एक इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था, वो इलेक्ट्रॉन जो भी है जिसकी एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी एनर्जी है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हमने कहा था इट इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन। इट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, ओके, क्रिस्टल जब फॉर्म हो रहा है तो हो सकता है कि उस क्रिस्टल में ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो। ओके, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितना है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन पॉसिबल है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? हम यहाँ पे एक स्पेशल बैंड रिप्रेजेंट करेंगे, सो विच इज कॉल्ड एज द कंडक्शन बैंड, विच इज कॉल्ड एज एन कंडक्शन बैंड। ओके, ये हो गया कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पे देखिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के साथ अपना जो भी अटैचमेंट था, ओके, वो ऊपर आने वाला है, यानी फ्री होने वाला है। जो भी बॉन्डिंग था उस इलेक्ट्रॉन का उस एटम के साथ, अगर वो बॉन्डिंग वहाँ पे टूटता है किसी भी कारणवश, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना हो जाएगा? 0, या अगर कुछ पॉजिटिव वैल्यू है तो वो इलेक्ट्रॉन विद दैट काइनेटिक एनर्जी वो घूमते रहेगा। ओके, सो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जहां जो हमें मिलते हैं, सो दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्जर्व इन दिस वन। ओके, सो दिस टाइप ऑफ बैंड इट इज कॉल्ड एज एन कंडक्शन बैंड। कंडक्शन, अगर किसी भी सॉलिड में कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर अवेलेबल है, सो दैट टाइप ऑफ सॉलिड इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकता है। ओके, उसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कौन कैरी करेंगे? दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हो सकता है कि किसी सॉलिड में कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो। ओके, तो अब ये जो भी है वैलेंस बैंड, ये किसकी वजह से फॉर्म होता है? इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। कंडक्शन बैंड ये कब पॉसिबल होता है? जब इलेक्ट्रॉन, ओके, अपने एटम को साथ जो भी बॉन्डिंग है वो अगर वहां पे छोड़ता है उसको, तो उस वक्त वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा? कंडक्शन बैंड को, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। इट कैन मूव एनीवेयर इनसाइड द क्रिस्टल। ओके, अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इनके बेसिस पे यहाँ पे हम सॉलिड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, कैसे वो भी हम यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। वैलेंस बैंड क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहता हूँ। अगर एक इलेक्ट्रॉन मान के चलिए वो वैलेंस बैंड में है, थोड़ा एटम को रिवाइज कीजिए, एटम को थोड़ा इमेजिन कीजिए। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में हम दिखा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कहाँ पे होगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़ दिया, अगर वो एटम ऊपर जाता है, ओके, क्रिस्टल में, तो उस इलेक्ट्रॉन को, ओके, हम कैसे दिखा सकते हैं? वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके कहाँ शिफ्ट हो रहा है? कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो रहा है। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। अब ये कब पॉसिबल होगा? ये कब पॉसिबल होगा? तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो भी हाईएस्ट एनर्जी लेवल है इसका, और इसका जो भी लोएस्ट एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड का, क्या आपको ये दोनों एनर्जी लेवल सेम दिख रहे हैं क्या? नहीं, इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस है, इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ओके, अगर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में,
ओके, माइनस में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इसका मतलब क्या है, दैट इलेक्ट्रॉन इट स्टिल बाउंडेड विद दैट एटम। ओके, वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के साथ बाउंडेड है। अगर एनर्जी माइनस में आता है, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के साथ बाउंडेड है, न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है। ओके, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मान के चलिए हम कहीं एक्सटर्नल एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं, ओके, इन तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने या कुछ कारणवश अलग से कुछ एनर्जी, इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड किया, कितना, इतना एनर्जी अगर प्रोवाइड करते हो तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी एक्वायर करेगा, ओके, प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी वो एक्वायर करेगा। एक्वायर करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, दैट इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। अब जैसे ही कंडक्शन बैंड में आ गया तो उसकी एनर्जी कितना हो गया, 0। ओके, यहाँ पे टोटल एनर्जी, उसकी पहले एनर्जी इतना था इलेक्ट्रॉन की, हमने इतनी एनर्जी उसको प्लस में दिया है, तो टोटल एनर्जी कितना होना चाहिए, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ओके, अब उस इलेक्ट्रॉन का आप चार्ज कैरियर करके यूज कर सकते हो कंडक्शन बैंड, ओके, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस बैंड में अगर आपने उसको एनर्जी दे दिया 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान के चलिए, क्या इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी एक्वायर करके यहाँ पे आएगा, द आंसर इज दैट नो। ये जो भी है यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है गैप, सो दिस इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। ओके, तो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप में किसी भी कोई भी एनर्जी लेवल आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वहाँ पे अलाउड नहीं होता, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, कोई भी इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी एक्वायर नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड एन फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। सो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी विड्थ कितना होता है। सो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, सो इट इज नथिंग बट द एनर्जी बैंड गैप इन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ओके, उसका विड्थ कितना होता है, सो इस कंडक्शन बैंड का जो भी लोएस्ट एनर्जी लेवल है, वैलेंस बैंड का जो भी हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, दैट इज नथिंग बट द फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, एंड दैट फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप इट इज रिप्रेजेंट बाय ई सफिक्स जी। ओके, ई सफिक्स जी। अब ये ई सफिक्स जी के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सॉलिड कंडक्टर है, कि इंसुलेटर है, कि सेमीकंडक्टर है। हम जो भी डेफिनेशन यहाँ पे कर रहे हैं वो बहुत ही ब्रॉड सेंस से हम करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे जिस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होना है, ओके, जंप करना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, तभी वो पॉसिबल होगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा यहाँ पे, इट इज नथिंग बट द इंसुलेटर। ओके, सबसे पहला पॉइंट आएगा इंसुलेटर। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में जो भी एनर्जी बैंड गैप है, ओके, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, तो उसकी वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी इन केस ऑफ इंसुलेटर Eg, दैट इज द एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, इट इज ग्रेटर देन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगर एनर्जी बैंड गैप इतना ज्यादा है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको हम कहेंगे इंसुलेटर। एंड इंसुलेटर्स आर दो सॉलिड इन विच द एनर्जी बैंड गैप in between conduction band and valence band it is greater than 15 electron volt। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे इंसुलेटर्स। ओके, अब देखिए, अगर यहाँ पे बैंड गैप ज़्यादा है, ओके, बहुत ज़्यादा है, अब ऐसे केस में अगर कंडक्शन बैंड आप देखेंगे तो कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यहाँ पे। ओके, और वैलेंस बैंड इज ऑलमोस्ट फिल्ड, वैलेंस बैंड जो भी होता है इट इज ऑलमोस्ट फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे केस में अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स को आपको कंडक्शन बैंड में ट्रांसमिट करना है तो लो लेवल या जनरल इसमें पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इतना 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी देना, ओके, इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देके उसको यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करवाना, और शिफ्ट करवाने के बाद वो सॉलिड कंडक्टर करके या सेमीकंडक्टर जैसे काम करना, तो ये पॉसिबल इजीली नहीं होता है। Okay, so therefore insulators are the bad conductor of electricity।
जनरली क्या होता है, ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्शन बैंड, ओके, एट एनी टेम्परेचर, क्योंकि आप जितना टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलेगा, लेकिन वो जो भी एनर्जी थर्मली उसको मिल रहा है दैट इज इनसफिशिएंट, ओके, टू और क्रॉस दिस फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। तो इस फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप को क्रॉस करने के लिए उतना एनर्जी उसको पास नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। सो देयरफॉर दिस इंसुलेटर्स आर अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सेकंड वन हम अगर कंसिडर करते हैं कंडक्टर्स। ओके, कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, सो जो भी एनर्जी लेवल है, एनर्जी बैंड गैप, इसकी वैल्यू एक तो जीरो होगा या उससे जीरो होगा। ओके, अब जीरो मीन्स व्हाट, एग्जैक्टली क्या होता है, कभी कभी कंडक्टर्स में फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप एग्जिस्ट हो सकता है या नहीं भी होगा। ओके, जनरली क्या होता है यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो भी कंडक्शन बैंड है, दिस कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड गेट ओवरलैप। ओके, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड यहाँ पे एक में को ओवरलैप हो रहे हैं, अगर ओवरलैप हो रहे हैं तो वहाँ पे ईजी एग्जिस्ट नहीं होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि ईजी की वैल्यू बहुत कम रहे, लेकिन इन केस ऑफ कंडक्टर ईजी की वैल्यू जीरो होगा या जीरो यानी एग्जिस्ट ही नहीं होगा। तो उस केस में कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड दे ओवरलैप। अगर ओवरलैप हो रहे हैं इसका मतलब क्या, देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन्स है जो वैलेंस बैंड में वो ऑटोमेटिकली कंडक्शन बैंड में आ गए। ओके, जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में आ गए इसका मतलब है सो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है टू कैरी द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो चार्ज कैरियर करके वो यहाँ पे काम करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कंडक्ट हो सकता है, करंट जो भी कंडक्ट हो सकता है। तो इन ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑलरेडी जो भी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स थे वो कंडक्शन बैंड में आ चुके हैं, और ये होता है इन केस ऑफ कंडक्टर्स। ओके, इन केस ऑफ इंसुलेटर, सॉरी, इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है, सो सेमी कंडक्टर में ये जो भी कंडक्शन बैंड है, ओके, और बैलेंस बैंड है, सो इन दोनों में जो भी फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है इट इज वेरी वेरी लेस। एंड इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर द वैल्यू ऑफ Eg it is just around less than or equal to 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ कुछ बुक में 1.1 दिया है, कुछ कुछ बुक में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। ओके, सो दिस Eg दैट इज अ forbidden energy band gap in case of semiconductor it is very less, it is less than or equal to 1.5 electron volt। ओके, अब ये जो भी है forbidden energy band gap ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप को ओवरकम करके दिस इलेक्ट्रॉन मे शिफ्ट टू द कंडक्शन बैंड। तो एट अ गिवन टेम्परेचर, ओके, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से दे गेट सफिशिएंटली एनर्जी। ओके, at the given temperature this valence electron gets sufficient energy and due to that sufficient energy वो एनर्जी एक्वायर करके वो कहाँ पे आ रहे हैं, कंडक्शन बैंड में आ रहे हैं। लेकिन कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बहुत कम होता है when we compare with the conductor। ओके, तो इसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो भी आ रहे हैं वैलेंस बैंड में शिफ्ट होके फॉरबिडन एनर्जी बैंड को ओवरकम करके, तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम होता है, तो कम चार्जेस की वजह से okay, less number of electrons are available in case of conduction band, so due to this one the conductivity of the semiconductors is less। okay, in case of semiconductor, okay, in case of semiconductor जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, हम बाद में डिस्कस करने ही वाले हैं उनको, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे वो वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं, दिस वैकेंसीज आर कॉल्ड एज एन होल्स। ओके, दिस वैकेंसीज आर कॉल्ड एज एन होल्स। अब होल्स के वजह से भी करंट यहाँ पे फ्लो होता है। अब करंट कैसे फ्लो होता है, व्हाट इज अ होल, ये हम जब सेमीकंडक्टर आएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वहाँ पे हम विस्तार से उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल के कंडीशन में ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल एनर्जी बैंड डायग्राम, सो
the classification of solid can be done into the three terms. So first type of solids are insulators, second type of solids are conductors, third type of solids are semiconductors. The insulators are those in which the energy band gap, forbidden energy band gap, it is greater than 15 electron volt. Okay, so ये bad conductor of electricity होते हैं. Second one is nothing but the conductors. इनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक में के ऊपर ओवरलैप होते हैं. और थर्ड वन इज नथिंग बट द सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप जो भी होता है इट इज लेस देन और इक्वल्स टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये जो भी एनर्जी है इट इज सफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन को ओवरकम करने के लिए. ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं करता वो, तो एनर्जी इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो इतनी एनर्जी नॉर्मली इन इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है. ओके तो इतनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं कंडक्शन बैंड में. लेकिन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर ट्रांसलेटिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इट इज वेरी वेरी लेस. ओके तो इनमें क्वांटिटी कम होने की वजह से इस पूरे क्रिस्टल की कंडक्टिविटी क्या होता है, कम होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर. ओके तो लास्टली हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम इस सेमीकंडक्टर के ऊपर ही फोकस करते हैं. Okay, semiconductors are those materials whose conductivity is greater than insulator but less than conductor. Okay, क्योंकि कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है. Okay, semiconductors are those materials whose conductivity is greater than insulator but less than conductor. In terms of resistivity अगर डिफाइन करना है आपको तो सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल हुज रेजिस्टिविटी इज ग्रेटर देन कंडक्टर बट लेस देन इंसुलेटर. ओके सो हियर दिस इज नथिंग बट द सेमीकंडक्टर. तो द सिंपल इसमें करना है तो सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लाई इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर. तो ये था डिस्कशन अबाउट हाउ द एनर्जी बैंड्स आर फॉर्म इन केस ऑफ सॉलिड्स. And on the basis of energy band, how can we classify the solids? Okay, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक चीज़ें रिलेटेड विद द सेमीकंडक्टर. शुरू करते उस लेक्चर में हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स से. ओके और वहाँ पे बॉन्डिंग कैसे होता है, क्रिस्टल कैसे फॉर्म होता है सिलिकॉन का, जर्मेनियम का क्रिस्टल फॉर्म कैसे होता है, उसके बाद उस क्रिस्टल में से करंट कैसे फ्लो होता है, उसकी पूरे डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.